हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका अरिविहान की इस स्पेशल संभव सीरीज में, जहां पर हम आपकी 40 दिनों में करवा देने वाले हैं फाइनल एग्जाम की पूरी तैयारी, जिससे कि आपके 80% से ऊपर लाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस सीरीज में हम हर चैप्टर के वो क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, हर अध्याय से वो क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारी टीम ने इन क्वेश्चंस को ऐसे छांट कर निकाला है कि पिछले वर्षों के 5-6 सालों के 10 सालों के पेपर हमने देखे, एनालाइज किए। इस साल के जो मॉडल पेपर बोर्ड ने रिलीज किए उनको हमने देखा, समझा, और उसमें से जो प्रश्न हमें लग रहे थे कि हाँ, इस बार इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, हमने वो क्वेश्चन संभव सीरीज में कवर करे हैं। तो संभव सीरीज में आपको हर अध्याय में वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हर चैप्टर को आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आपको कल बोर्ड की एग्जाम का पेपर देना है, और उस चैप्टर से जो जो चीजें महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी इन वन शॉट वीडियोस में कवर करी जाएंगी। याद रखिएगा, इनमें सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इन वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आपने देख लिया तो बस आपको हर चैप्टर का हर वीडियो देख लेना है, उसको याद कर लेना है, समझ लेना है, जो भी कंसेप्ट, जो भी अवधारणा उसमें समझाई जा रही है वो आपको याद कर लेनी है। और आप अगर अच्छे से इन्हें एग्जाम में लिख कर आते हो तो मेरे दोस्त 80% से ऊपर मार्क्स आपके जो है पक्के हो जाएंगे। तो हाँ, अरिविहान है तो संभव है। चलो शुरुआत करते हैं हमारे फिजिक्स के पहले अध्याय, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर से या इस अध्याय से जो कुछ भी हमसे पूछा जाने वाला है, सबसे पहले हम उसे संक्षिप्त में देखेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने तरह के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, कौन से मार्क्स के कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, मॉडल पेपर के अनुसार आखिर कौन से मार्क्स के प्रश्न हैं जो इस बार विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर को एनालाइज करना, मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों को हल करना बहुत 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 ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि बोर्ड जो प्रश्न मॉडल पेपर में देता है उससे कई सारे प्रश्न जो है वो रिपीट हो जाते हैं आपकी फाइनल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इस चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के वो सारे टॉपिक्स, वो सारी अवधारणाएं जो हमें संक्षेप में समझनी है। हम इनको एक एक करके समझते चलेंगे ताकि आगे जाकर जब हम 4 नंबर के प्रश्नों को हल करने पे आए तो ऐसा कुछ भी ना छूट जाए जिससे कि उन 4 नंबर के प्रश्नों को समझने में हमें तकलीफ हो या परेशानी हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे भी आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हो, चाहे वो सत्य असत्य वाले प्रश्न हो, चाहे वो सही उत्तर चुनिए वाले प्रश्न हो। किसी भी तरह के प्रश्न 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के आपसे इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये अध्याय खत्म नहीं होता है, ऐसी हमारे पास लंबी लिस्ट है टॉपिक्स की जो हम कवर करने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इन्हीं 5 टॉपिक्स में अध्याय खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विद्युत और उसका आघूर्ण, विद्युत विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में उसका विद्युत आवेश, ये विद्युत क्षेत्र, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में इस वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप ये वन शॉट वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो भाई विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आने वाला 4 नंबर का प्रश्न तो नहीं छूट रहा, और जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी आपसे नहीं छूटेंगे। इस चैप्टर के साथ जो पीडीएफ हमने अटैच करी है उसमें इसमें जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं वो तो है ही, उसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके पूछे जाने की संभावना है वो भी हमने आपको दे दिए हैं। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसा देखा गया है कि कहीं से भी पूछ लिया जाता है और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो हमने जो प्रश्न आपको बनाकर पीडीएफ में दिए हैं, अगर आप उन सब के आंसर याद करके चले जाते हो, समझ के चले जाते हो, इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भले वो किसी भी प्रकार का हो, आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने से कि आखिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कितने मार्क्स का आने वाला है और उससे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये अध्याय जो है ये 9 नंबर का पूछा जाने वाला है। कितने नंबर का पूछा जाने वाला है? 9 नंबर का। और जो ये पहली रो है
इस पहली रो के ये पहली रो हमने ऐसे बताई है कि ये मॉडल पेपर के अनुसार है। इस बार जो बोर्ड ने मॉडल पेपर रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हैं? 3। एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा 2 नंबर का, और लघु उत्तरीय नहीं आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 1 नंबर का। और अगर ये चैप्टर 9 नंबर का पूछा जाने वाला है तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ना आए, एक लघु उत्तरीय आए, एक अति लघु उत्तरीय आए और एक आपका लॉन्ग आंसर आ जाए यानी कि दीर्घ उत्तरीय। ऐसा भी हो सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो आ जाए, एक भी अति लघु उत्तरीय ना आए, एक लघु उत्तरीय आए, तो 2 और 3 5 और एक 4 नंबर का एक प्रश्न, 5 और 4 9। इस तरह से हमने ये बांटा है कि 9 नंबर किस तरह से इस अध्याय से पूछे जा सकते हैं, 9 नंबर के प्रश्न। और ये वाली जो रो है ये मॉडल पेपर के अनुसार बनाई गई है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस अध्याय के हैं वो कवर करते चलेंगे। याद रखिएगा ये 40 दिन की बैच वही बैच है जो आपको 60-65 अंक से उठाकर 80-85 अंक तक ले जा सकती है। ये वही बैच है जो पिछले साल अंशिका मिश्रा और सना खान को टॉपर बनने में मदद कर रही थी। तो आपको अगर इन्हीं की तरह अपने नंबर अच्छे लाने हैं, टॉप करना है, एमपी में मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको फिर इस सीरीज का एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है। हर दिन के टास्क पूरे करते चलो, हर दिन आपको जो बोला जा रहा है वो बस करते चलो, जो वीडियो देखना है वो देखो, जो प्रैक्टिस करनी है वो करो, जो टेस्ट देना है वो दो। अगर आप हर दिन के टास्क अच्छे से पूरे करते चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 80-85% से ऊपर लाने से कोई भी रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि आखिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने को। इन सारी चीजों को संक्षिप्त में फटाफट से पढ़ते चलेंगे और आखिरकार हमारा गोल ये है, इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि हम आखिरकार इस अध्याय से आने वाले 4 नंबर के प्रश्न पूरी तरह से हल करना सीख जाए। और अगर इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न हमें एग्जाम में मिल जाता है तो हम उसे धड़ल्ले से सॉल्व कर दे, जैसे हमारी जुबान पर रटा हुआ हो। ठीक है, तो विद्युत आवेश, सबसे पहले तो भाई विद्युत आवेश और क्षेत्र की बात हो रही है तो हम बात करेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश वो भौतिक राशि है जिससे कोई भी वस्तु विद्युन्मय हो सकती है। क्या हो सकती है? विद्युन्मय हो सकती है, हो सकती है। आई बात समझ में? वो राशि जिससे कोई वस्तु विद्युन्मय हो सकती है या फिर वो विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगती है, ऐसा भी लिख सकते हो, विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगती है। भाई अगर हम किसी वस्तु को आवेश प्रदान कर देते हैं तो वो क्या करने लगती है? वो विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगती है। आपने स्केल को किसी सिल्क के कपड़े पर ऐसे करके घिसा होगा और उससे फिर पेपर के स्ट्रिप्स उठाए होंगे तो वो उठ जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में स्थिर वैद्युत बल एक्ट करने लगता है या स्थिर वैद्युत बल का प्रभाव दिखने को मिलता है। तो जब भी किसी पर विद्युत आवेश डाला जाता है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश डाला जाता है तो वो विद्युन्मय हो जाता है या फिर वो विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। आवेशों की योज्यता, मतलब कि आवेशों को किस तरह से जोड़ा जाता है, आवेशों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अपना ऋणात्मक आवेश होता है, एक अपना धनात्मक आवेश होता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपको पता है। और जो हमारा आवेश होता है उसका ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हो सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई ऐसी चीज है जिससे हम चार्ज का आदान प्रदान कर सकते हैं, आवेश को इधर से उधर भेज सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है हमारा ऋणावेश और एक होता है धनावेश। ठीक है ना, ये होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज।
जब हम आवेशों की योज्यता की बात करते हैं, मतलब कि उनके जोड़े जाने की बात करते हैं, तो आवेशों की योज्यता बिल्कुल वैसे ही की जाती है, आवेशों को बिल्कुल वैसे ही जोड़ा जाता है जैसे कि सामान्य अदिश राशियों को जोड़ा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन से नंबर्स को जोड़ते आए हैं, 1+2 -3+4, इस तरह से जो आप नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, बिल्कुल उसी तरह से आवेशों को भी जोड़ा घटाया जाता है। क्या आवेश एक सदिश राशि है? बिल्कुल नहीं, आवेश तो एक अदिश राशि है। तो फिर आवेश का जोड़ना घटाना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हम बचपन से बीजगणित यानी कि अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो आवेशों की योज्यता भी हमने समझ ली। अगर किसी सिस्टम में चार्ज है +1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? कुल चार्ज कितना हो जाएगा? +1 -2 +3 +4 -2, 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। कैसे किया? क्या हमने कोई सदिश राशि वाला गुणन कर दिया क्या यहाँ पर, या फिर जोड़ जोड़ कर दिया क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो बिल्कुल इनको उसी तरह से जोड़ा जिस तरह से हम बचपन से बीजगणित में पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं। तो +2 कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि विद्युत आवेश होता क्या है और आवेशों की योज्यता क्या होती है। और अब हम बढ़ते हैं आगे आवेश के क्वांटीकरण की ओर। अब आवेश का क्वांटीकरण, जिस तरह से मैंने आपको योज्यता समझाते वक्त भी बताया कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही चार्ज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन था, उसने किसी और को दे दिया, तो उसने नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर दिया, ऋणावेश ट्रांसफर कर दिया, खुद पर क्या ले लिया? धनावेश। धनावेश लेने के लिए आपके पास प्रोटॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता। चार्ज के आदान प्रदान के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो अगर हम आवेश के क्वांटीकरण की बात करें, मतलब हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि आखिर वो कम से कम आवेश क्या है जो कि एक चीज से दूसरी चीज में डाला जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, वो कम से कम आवेश क्या है? तो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उससे कम आवेश का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? कैसे करोगे भाई? आधा इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर जाता नहीं है, पौना इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर जाता नहीं है। जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन उठकर पूरा का पूरा जाता है, या एक इलेक्ट्रॉन उठकर पूरा का पूरा आता है। अब एक से ज्यादा कई सारे हो सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होते हैं तो कोई एक दो करके नहीं होते, वो तो मिलियंस में ही होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्या एक से कम मुमकिन है? तो बिल्कुल नहीं। कम से कम आवेश जो कि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में डाला जा सकता है, वो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। और उसकी वैल्यू क्या है? उसका उसका मान क्या है? वो है 1.6 कूलम। 1.6 कूलम। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो इसको बोल देंगे -1.6। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमारा ऋणात्मक आवेश है, ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 कूलम। तो आवेश का क्वांटीकरण भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर नहीं डाल सकते। और इसी को चार्ज की क्वांटिटी बोला गया। मतलब कि अब हम चार्ज को, जब चार्ज के ट्रांसफर की बात हो रही होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसके मल्टीपल में ही नापते हैं, या उस एक इलेक्ट्रॉन पर जो मौजूद चार्ज था उसका 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, इस तरह से ही नापेंगे ना। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो मौजूद चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रखना, इस पर बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कूलम का नियम अगला है हमारे पास। कूलम का नियम हमसे क्या कहता है?
कूलम का नियम हमसे कहता है यदि दो आवेश फ्री स्पेस यानी कि मुक्त स्थान में रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा और किसके व्युक्त क्रमानुपाती होगा। आओ समझते हैं कूलम नियम की मदद से। तो कूलम नियम हमसे कहता है कि यदि दो चार्ज है, यदि दो आवेश हैं जो इस तरह से रखे हुए हैं, एक का नाम है Q1 और दूसरा काफी क्यूट है तो उसका नाम है Q2। अब अगर ये दो आवेश रखे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, R के बराबर है, और ये दो जो है ये सजातीय आवेश हैं, ये एक जैसे हैं। एक जैसे होने का मतलब ये नहीं है कि ये ऋणात्मक और धनात्मक नहीं हो सकते, ये एक ही तरह से एक ही तरह के हैं, ऐसा समझ लो। ऋणात्मक और धनात्मक का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक ही तरह के चार्जेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनके बीच में लगने वाले फोर्स की बात करूं तो हम उस स्थिर वैद्युत बल को F से दर्शा देते हैं, F से दर्शा देते हैं। अब कूलम का नियम हमसे कहता है कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, Q1 और Q2 के गुणन के, Q1 और Q2 के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक का मान बढ़ाएंगे, दोनों का मान बढ़ाएंगे तो ये बल जो है वो बढ़ेगा। अगर किसी भी एक का मान कम करेंगे, दोनों का मान कम करेंगे, परिमाण कम करेंगे तो ये बल जो है वो कम होगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो कूलम के नियम का है वो ये है कि ये व्युक्त क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। मतलब कि इनके बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ाई जाएगी, ये जो बल है इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में, ये इस रिलेशन के हिसाब से कम होता जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर लिख देते हैं, 1 और 2, इन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं तो हमारे पास बल के लिए ये एक्सप्रेशन बनेगा। किसके अनुक्रमानुपाती था, Q1 और Q2 के, और किसके व्युक्त क्रमानुपाती था, R के वर्ग के, ठीक है। अब जब आप ये अनुपात का चिन्ह हटाओगे तो आपको एक अनुपात का नित्यांक यहाँ पर लगाना पड़ेगा और वो नित्यांक होगा K, F बराबर K Q1 Q2 बटे R का वर्ग। यहाँ पर K का मान क्या है, K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता को बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, निर्वात की विद्युतशीलता को बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। आई बात समझ में। विद्युतशीलता मतलब करंट को या चार्ज के ट्रांसफर को बहने देने की प्रॉपर्टी, ऐसे समझ लो कि उसको बहने देना है अगर तो विद्युतशीलता ज्यादा होगी, अगर किसी पदार्थ की विद्युतशीलता कम होती है मतलब कि उसको चार्ज के ट्रांसफर को, आवेश के आदान प्रदान को रोकना है। आई बात समझ में। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। अंग्रेजी में इसे कहते हैं परमिटिविटी, तो मैं इंग्लिश में तो ऐसे बता देता हूं कि भाई परमिशन की बात है यहाँ, है ना। परमिट, परमिट शब्द से याद रख सकते हो आप परमिशन। तो अगर कोई मीडियम अपने थ्रू चार्ज का ट्रांसफर परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, तो उसकी परमिटिविटी कम हो जाएगी। तो निर्वात की सबसे कम होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इस पर बेस्ड भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखो, 8.85 इंटू 10 की घात 12 ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, मतलब कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान ये होता है, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसको भी याद रख लो, काम आ सकता है, इस पर बेस्ड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर -12 आए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आवेश घनत्व की। अब आवेश घनत्व से मुझे याद आया कि आपको विद्युत आवेश की ना सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको विद्युत आवेश की यूनिट भी पता होना चाहिए, इकाई भी पता होना चाहिए। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम होती है, SI
यूनिट या एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी याद आ गई तो मैं आपको सोचा कि बता देता हूँ विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, विद्युत आवेश को लेकर एक और चीज है हमारे पास पढ़ने को, इसका विमीय सूत्र। क्या है? विमीय सूत्र। जितनी भी भौतिक राशियां आप पढ़ते हो, जितनी भी भौतिक राशियां आप पढ़ते हो, आपको उनसे जुड़ा विमीय सूत्र तो याद रखना चाहिए। और मुझे पता है आपको कठिनाई आ सकती है समझने में, याद करने में विमीय सूत्र, तो आपको बस ये समझ लेना है कि आखिर वो भौतिक राशि आई कहां से, उसकी परिभाषा क्या है। तो आपके लिए विमीय सूत्र निकालना आसान हो जाएगा, हर समय आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश क्या होता है? करंट। करंट जो होता है हमारा, विद्युत धारा जो होती है वो होती है चार्ज बटे टाइम, है ना। कितना आवेश बह रहा है किसी कंडक्टर से कितने समय में, इसी को हम करंट बोलते हैं। अब अगर हमें चार्ज का विमीय सूत्र निकालना है तो हम करंट इंटू टाइम कर देंगे। क्या कर देंगे? करंट इंटू टाइम कर देंगे। विमीय सूत्र की अच्छी बात यह है कि 7 इकाइयों का विमीय सूत्र पहले से परिभाषित है ना। 7 मूल राशियों का विमीय सूत्र पहले से परिभाषित है। करंट का उसमें से है ए और टाइम यानी कि समय का है टी। अब यहां पर m और l का तो कोई काम नहीं है, तो m0 l0 लिख सकते हो आप। और विमीय सूत्र लिखने के लिए हमेशा आपको उसे इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, m0 l0 at। तो अब हमारे पास विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया? m0 l0 at या ta, जो भी आपको दिखे उस तरह से आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, a की पावर 1 t की पावर 1। अब आ जाते हैं आवेश घनत्व पर। किस पर आ जाते हैं? आवेश घनत्व पर, कि आखिर आवेश घनत्व क्या होता है और कितने तरह का होता है। आवेश घनत्व देखो भाई, रैखिक आवेश घनत्व भी हो सकता है ना, पृष्ठ पर आवेश घनत्व भी हो सकता है, आयतन में आवेश घनत्व भी हो सकता है। इनको किस किस तरह से दर्शाया जाता है, ये कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर आवेश घनत्व होता क्या है। तो आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है? हम 3 तरह का आवेश घनत्व पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रैखिक, दूसरा पृष्ठ और तीसरा आयतन। ये तीनों ही तरह के जो आवेश घनत्व होते हैं ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि आखिर आवेश का जो वितरण है वो कैसा है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस बॉडी में, उस कंडक्टर में वो कैसा है। तो अगर वो चालक जो है वो रैखिक है ना, वो सीधा भी हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो रैखिक है, अगर वो रेखा के रूप में है और उस पर जो चार्ज है, उस पर जो आवेश है वो इस तरह से निरंतर वितरित है और उसमें समान रूप से फैला हुआ है, तो हम उसके अंदर जो चार्ज का घनत्व है उसको हम रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे। इसको दर्शाया जाता है लैम्बडा से। ठीक है, अगर इस पूरे चालक की लंबाई क्या है? L है, तो यहां पर लैम्डा क्या हो जाएगा? यहां पर लैम्डा बराबर हो जाएगा Q बटे L, क्योंकि इसकी प्रति एकांक लंबाई में जो चार्ज होगा, प्रति एकांक लंबाई में जो चार्ज होगा उसी को हम इसका रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश है उसे हम इसकी रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब अगर यहां पर मान लो चालक जो है वो सीधी रेखा के रूप में ना होकर किसी एक पतली शीट के फॉर्म में, ठीक है, किसी एक पतली शीट के फॉर्म में है, इस तरह से है, और इसके पूरे के क्षेत्रफल में चार्ज जो है समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी एक एकांक क्षेत्रफल के अंदर जितना चार्ज होगा, इसके एकांक क्षेत्रफल के अंदर जितना चार्ज होगा, वहां पर हम इस कंडक्टर का जो आवेश घनत्व होगा, अगर उसे उस उसका पृष्ठ आवेश घनत्व हमें निकालना है तो हमें उसके एकांक क्षेत्रफल में जितना चार्ज होगा उसकी बात करनी पड़ेगी। मतलब कि हमें इसके चार्ज बटे
एरिया की बात करनी पड़ेगी कि एकांक क्षेत्रफल में कितना चार्ज है, और इसको दर्शाया जाता है मेरे दोस्तों सिग्मा से। ठीक है, इसको कैसे दर्शाया जाता है? सिग्मा से। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? सिग्मा। और अगर मैं बात करूं आयतन चार्ज घनत्व की, आयतन आवेश घनत्व की, तो उसे रो से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? रो से दर्शाया जाता है। मान लो कि किसी एक कंडक्टर के या किसी एक चालक के पूरे आयतन में चार्ज Q जो है वो समान रूप से वितरित है। ठीक है, अगर समान रूप से उसे चार्ज किया गया है, Q चार्ज जो है वो पूरे आयतन में वितरित है, और मुझे ये पता लगाना है कि उसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, तो मैं उस पर मौजूद चार्ज को उसके आयतन से भाग लगा दूंगा, मतलब कि मैं Q बाय V कर दूंगा अगर, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आखिर उस पर आयतन आवेश घनत्व कितना है। आई बात समझ में? तो रैखिक पृष्ठ और आयतन आवेश घनत्व, इस तरह के आवेश वितरण तो आपको देखने को मिलेंगे ही, इस तरह का आवेश घनत्व भी आपको पता होना चाहिए ताकि आगे प्रश्न हल करने में आपको आसानी हो। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में? तो ये तो हो गया दोस्तों आवेश घनत्व। आवेश घनत्व जैसा कि आप देख सकते हो, अगर वो रैखिक आवेश घनत्व है, अगर वो पृष्ठ आवेश घनत्व है, अगर वो आयतन आवेश घनत्व है, तो इन सब के केस में इनका जो विमीय सूत्र होगा वो बदल जाएगा। उसमें एल की पावर जो है वो अलग अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पर लेंथ एक बार डिवाइड कर रहे हैं हम लेंथ से, यहाँ पर एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर एल क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके विमीय सूत्र में फर्क आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं विमीय सूत्र लिखूं तो ये हो जाएगा m0 L0 T A, तो हमने देखा ही था, बटे L, तो ये क्या हो जाएगा? L-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L-1। यहाँ पर L की एक और पावर नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा m0 L-2 AT, और ये हो जाएगा m0 L-3 AT। ठीक है, विमीय सूत्र लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। नॉर्मल ब्रैकेट बनाकर मत लिख दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट बनाकर मत लिख दीजिएगा, दोनों गलत हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर लिखना ही सही है। आई बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं अध्याय में आगे की ओर और बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है? तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें उस बिंदु द्वारा विद्युत बल लगाया जा सकता है। अगर कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा आवेश उस क्षेत्र में एंटर करता है, उस क्षेत्र में आता है, तो वो दूसरा जो चार्ज है वो इस बिंदु चार्ज द्वारा, बिंदु आवेश द्वारा एक बल महसूस करेगा। इस बिंदु आवेश का असर जो है वो इस पूरे विद्युत क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिंदु आवेश द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जगह है, वो क्षेत्र है जिसमें कि किसी दूसरे चार्ज द्वारा विद्युत बल एक्सपीरियंस किया जाएगा, विद्युत बल महसूस किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसको आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हो कि वो किसी एकांक धनात्मक आवेश पर लगाया जाने वाला बल है। एकांक धनात्मक आवेश पर लगाया जाने वाला बल है। मैं अभी इन सारी चीजों को इस तरह से शॉर्ट में लिख कर दे रहा हूं, लेकिन जो पीडीएफ आपको इस अध्याय के साथ मिलेगी उसमें ये सारी परिभाषाएं, सारी चीजें मैंने अच्छे से कवर कर रखी हैं, आपको वो अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको उन्हें एग्जाम में लिखना है। तो इसकी चिंता मत करो, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एकांक धनात्मक आवेश पर लगाया जाने वाला बल। अच्छा बताओ कि अगर कोई बिंदु आवेश है Q और कोई दूसरा एकांक धनात्मक आवेश है जिसका नाम है Q0, इन दोनों के बीच में लगाया जाने वाला बल कितना होगा? इन दोनों के बीच में लगाया जाने वाला बल होगा K Q Q0 बटे R स्क्वायर, जहां पर K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो मैं इस बल को प्रति एकांक धनात्मक आवेश के बारे में बात कर रहा हूं। एक धनात्मक आवेश के बारे में बात करूंगा मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको प्रति एकांक धनात्मक आवेश से
डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्यू नॉट से अगर भाग लगा दूंगा तो मेरे पास विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र क्या निकल के आएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल हो गया। मैंने इसको भाग लगा दिया। F बराबर क्यू ई होता है ना, F बराबर क्यू ई होता है, तो अगर मुझे ई निकालना है तो मैं F बाय क्यू कर दूंगा, और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्यू की वैल्यू है क्यू नॉट, इसीलिए मैंने इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। और मुझे वैसे भी एकांक धनात्मक आवेश के लिए निकालना था, प्रति एकांक धनात्मक आवेश के लिए अगर मैं विद्युत क्षेत्र निकालने जाऊंगा तो वो ये निकलेगा। तो किसी बिंदु आवेश द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनाया जाता है उसका मान क्या होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। आई बात समझ में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस विद्युत क्षेत्र की जो इकाई होती है, जो ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होती है न्यूटन पर कूलम्ब। इसकी एसआई यूनिट या इसका एसआई मात्रक जो बोल लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण की, कि आखिर विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल और द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि डायपोल मोमेंट आखिर क्या होता है। तो देखो, अगर द्विध्रुव की पहले परिभाषा देख लेते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश है, अगर दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं, दो बिंदु आवेश है जो कि एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं, और ये जो दो बिंदु आवेश है ये आपस में बराबर तो हैं, लेकिन इनका चिन्ह जो है वो अलग अलग है। अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है। ये आपस में इनका मान जो है वो बराबर होना चाहिए, परिमाण जो है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन इनका चिन्ह जो है वो उल्टा होगा, तभी जाके ये द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे द्विध्रुव बनाएंगे, यानी कि डायपोल बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। आई बात समझ में। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की, कि आखिर द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। आघूर्ण को दर्शाया जाता है P से, और ये किसका गुणन होता है, ये गुणन होता है इन दो आवेशों में से किसी एक के परिमाण का, उसका गुणन किससे, इन दोनों के बीच की दूरी से। तो इन दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, प्लस क्यू का परिमाण ले लो चाहे माइनस क्यू का परिमाण ले लो, वो निकलेगा क्या क्यू, और उसका आप गुणन कर दोगे किससे 2l से, क्योंकि 2l क्या है इनके बीच की दूरी है। तो P बराबर क्या निकलेगा Q इंटू 2l, मतलब कि 2QL। आई बात समझ में। 2QL जो है वो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला या सूत्र 2QL। सर इसको 2L क्यों लिया, L क्यों नहीं लिया, अभी आगे जाकर जब आप इससे जुड़ा एक डेरिवेशन देखोगे, ये वाला, इसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालने वाला जब आप डेरिवेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको 2L क्यों लिया है। इसको L भी ले लोगे तो इस फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, ये 2L की जगह वो लंबाई आ जाएगी जो आपने मान रखी है। मान लो आपने इनके बीच की दूरी को कैपिटल L मान रखा है, तो यहाँ पर इसको QL लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, आगे जाकर जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें ये 2L हमारी सहायता करेगा, इसलिए हमने इसके बीच की दूरी को 2L लिया है। तो इसी के साथ हमने द्विध्रुव भी समझ लिया, द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ लिया, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी समझ लिया। अब आगे जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारे वो प्रश्न हैं जो कि 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर हम बाद में आएंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन को रोकते हैं। आगे हमारे पास कई सारे प्रश्न हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और हमें हल कर करके देखने हैं, हमें उनके आंसर को याद करते चलना है, उन्हें समझते चलना है, और हमारे पास जितने भी प्रश्न हैं उनसे जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं हम पहले उन्हें समझेंगे, और उसके बाद हम उन प्रश्नों पे आएंगे जो हमसे 4 नंबर के प्रश्न अभी छूट गए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। 4 नंबर के जो प्रश्न मैंने यहाँ पर छोड़े हैं
8 से लेकर 10 वाले और 11 से लेकर 14 वाले, ये सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक एक करके सॉल्व करते चलो और याद करते चलो। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें कई सारे इस तरह के प्रश्न हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन सबको भी याद करते चलो, उनको भी समझते चलो। कहीं ना कहीं आपने वो सारे पढ़ रखे हैं, बस आपको अगर वो एक जगह मिल जाए तो एग्जाम में आपकी बहुत 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 ज्यादा मदद हो जाएगी। तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र है, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है। तो आवेश का विमीय सूत्र तो हमने भी पढ़ा था भाई, M0L0TA। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो करंट बराबर चार्ज बटे टाइम। ये तो याद है, ये तो कक्षा 10वीं से याद है, तो इससे निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो है सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। अब इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज की बात तो हमने कर ली थी, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसके बारे में सर आपने कुछ नहीं बताया था। अरे भाई कुछ नहीं बताया था, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं ताकि जैसे तैसे आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये पहले से पता है तो, लेकिन अगर नहीं पता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। शून्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, इलेक्ट्रॉन भी कुछ तो है, मैटर ही है, तो मैटर के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा, तो ये ऑप्शन ए तो गलत है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, 9.1 10 की घात 31 केजी, किलोग्राम। यस, दिस इज आवर आंसर, ये है हमारा सही आंसर। इसको और भी तरह से लिखा जा सकता है, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 28 ग्राम भी लिख देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही। ठीक है, कुछ नहीं करा, 10,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इसमें, तो ये आ जाता है। ठीक है, ग्राम में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। 1.672, 1.675, 10 की घात -27 देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, वो भी दिया जा सकता है केजी लगाकर, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि वो क्या है, चार्ज है, आवेश है, और ये क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान तो हमने यहाँ पर अच्छे समझ लिया। मैं आवेश का मान एक बार फिर से लिख देता हूं, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। आई बात समझ में। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जिसमें हमसे पूछ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमने अभी अभी पढ़ा, उसका हमने सूत्र क्या देखा था, उसका हमने सूत्र देखा था 2QL। 2QL में 2 का तो कोई विमीय सूत्र नहीं निकल कर आएगा, ये तो डायमेंशनलेस है, इसकी तो कोई विमाएं नहीं है। तो Q का हमने क्या देखा था, M0L0TA या AT, और उसका जब हमने गुणा करा किसके साथ, L के साथ, तो हमें क्या मिला, M0L1T1A1 या L1A1T1। तो A1T1 L1 और M0 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से अगर आपको सिर्फ सूत्र भी याद है, आपको विमीय सूत्र याद नहीं है, तो भी आप एग्जाम में विमीय सूत्र निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर याद नहीं है तो आपके पास और कोई चारा नहीं बचता। विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो भौतिक राशि आखिर आती कैसे है, उस भौतिक राशि का सूत्र क्या है। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत फ्लक्स की बात आ गई है दोस्तों। अभी तक हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब चूंकि इसका प्रश्न आ गया है तो मैं आपको विद्युत फ्लक्स को लेकर कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि जब भी हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो हम क्षेत्रफल के सदिश की बात करेंगे, हम उस क्षेत्रफल के सदिश की बात करेंगे, एरिया वेक्टर की बात करेंगे। अभी जब आगे जाकर आप फ्लक्स को पढ़ोगे, फ्लक्स को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर एरिया वेक्टर कहां से आया।
तो जब भी हम किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब भी हम किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम उसे एरिया नहीं, एरिया वेक्टर के रूप में संबोधित करेंगे कि वो डेल्टा एस वेक्टर है। एरिया वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है? डेल्टा एस वेक्टर के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और इसकी दिशा आखिर क्या होती है? इस पृष्ठ के लंबवत होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर मान लो ये पृष्ठ ऐसा है तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। आई बात समझ में? तो एक तो चीज फ्लक्स से जुड़ी ये हो गई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल जो है वो सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका मान और उसकी दिशा क्या होगी? दिशा होगी उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। आई बात समझ में? ये था क्षेत्रफल। अब जब मैं बात करता हूं विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये होती है कि उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या अगर आप पता लगा पाओ तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता लगा। ठीक है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या जो कि उस पृष्ठ के अभिलंबवत है, यानी नॉर्मली पास हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है। ठीक है, तो मान लो कि कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है ना, ये ऐसी तिरछी बनाने का पॉइंट ये है कि आपको ऐसा लगे कि ये इस तरह की, और इसमें से विद्युत रेखाएं गुजर रही है थीटा कोण पर। ठीक है, विद्युत रेखाएं किस कोण पर गुजर रही हैं? थीटा कोण पर गुजर रही है। अब अगर आपको इस पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है कि आखिर इस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा होगा, गुजर रहा होगा, वो कितना होगा, तो आपको इस पृष्ठ में जो भी विद्युत रेखाएं होंगी जो इस पृष्ठ से लंबवत गुजर रही है उनका हिसाब लगाना होगा। अब अगर ये थीटा एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा ई कॉस थीटा, एक होगा ई साइन थीटा। अगर ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र है ये ई के बराबर है, हमें उन रेखाओं के बारे में पता लगाना है जो कि इसके लंबवत गुजर रही है, तो हम ई कॉस थीटा से मतलब रखेंगे। ई साइन थीटा तो इसके ऐसे हो जाएगा, इसके साथ ही निकल जाएगा, इस पृष्ठ के साथ ही निकल जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। ई कॉस थीटा की बात है यहाँ पर। तो मैं फ्लक्स अगर लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? ई कॉस थीटा। फ्लक्स को इससे दर्शाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। फ्लक्स को इससे दर्शाया जाता है। ई कॉस थीटा का गुणा किससे कर दूंगा मैं? इस पूरे क्षेत्रफल से कर दूंगा। और क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया, जब हम विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे, मतलब कि मैं डेल्टा एस की बात करूं। ठीक है, मैं इसको क्षेत्रफल से गुणा कर दूंगा कि आखिर ई कॉस थीटा ऐसा कितने क्षेत्रफल से गुजर रही है? डेल्टा एस क्षेत्रफल से गुजर रही है, ई कॉस थीटा वाली लाइन है। तो आखिर फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल के आएगा? ई वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का अदिश गुणनफल। याद आया कि हमने अगर कॉस थीटा लिखा है तो हम इसको अदिश गुणनफल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की विद्युत क्षेत्र का गुणनफल किससे? एरिया वेक्टर से। क्षेत्रफल के सदिश से अगर हम इसका अदिश गुणनफल कर देंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? विद्युत फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां पर हम बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स के एसआई मात्रक की। तो एसआई मात्रक कैसे निकलेगा भाई? किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है? ये विद्युत क्षेत्र से मिलकर बन रहा है और उसका गुणा किससे हो रहा है? क्षेत्रफल से। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और इसका क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका फाइनली इस फ्लक्स का जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन मीटर का वर्ग और बटे में कूलम। न्यूटन मीटर का वर्ग बटे में कूलम। न्यूटन मीटर कूलम, न्यूटन मीटर वर्ग कूलम। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। आ गई बात समझ में? तो विद्युत फ्लक्स को लेकर जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर वो क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र, उसकी यूनिट, उसका एसआई मात्रक, सब कुछ मैंने आपको
बता दिया है यहाँ। आई बात समझ में? चलिए, विद्युत फ्लक्स के लिए अभी के लिए इतना ही। बढ़ते हैं आगे, जहां हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलो, पहला हमसे क्या पूछा गया है? आयतन आवेश घनत्व का विमीय सूत्र। आयतन आवेश घनत्व मतलब Q बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब Q बटे L क्यूब। अब Q बटे L क्यूब करोगे अगर, तो हमने जब अभी पढ़ा भी था तो हमने देखा था कि m0 L माइनस 3 A T या T A, जो भी आप लिखना चाहो, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। विमीय सूत्र इसका क्या मिलेगा? आयतन आवेश घनत्व का Q बाय एल क्यूब करने से L माइनस 3 A1 T1 या फिर T1 A1। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो फटाफट से अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके व्युक्त क्रमानुपाती होती है? आर के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होती है ना? आर के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत विध्रुव की अक्षीय रेखा पर रेखा पर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी के लिए इस प्रश्न को छोड़ दो। आगे जाकर जब हम इससे जुड़ा डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके व्युक्त क्रमानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो इस प्रश्न को। वायु में एक एकांक धनावेश से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? वायु में एकांक धनावेश, अगर हम गॉस के नियम के बारे में बात करें तो गॉस का नियम हमसे कहता है कि किसी चार्ज से निकलने वाली जो फ्लक्स होती है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर हम एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं तो हम Q की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि गॉस की प्रमेय पढ़ना जरूरी है आपको ये पता होने के लिए। मुझे लगता है इतना तो आपको आता ही होगा। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इसका सही आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जो है सत्य असत्य। सत्य असत्य में हमसे क्या पूछा गया है? अनुपात के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी विमाहीन राशि है। यहाँ पर प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये विमाहीन राशि है? कोई राशि विमाहीन कब होगी? जब उसमें उपयोग करी गई सारी राशियां जो है वो आपस में कैंसल हो जाए, उनकी सारी यूनिट, सारी मात्राएं जो है वो सारे मात्रक जो है वो आपस में कैंसल हो जाए। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर इनके मात्रक क्या है। के की अगर हम बात करें तो के की हमने मान देखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसका कर दिया वर्ग, तो यहां पर भी कूलम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे का भाग लगा दिया जी से, जी एम ई एम पी। ठीक है, अब देखो कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर तो कट गया। ठीक है सर, जी एम ई एम पी, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जी एम एम M1 M2 बटे आर स्क्वायर होगा न्यूटन के बराबर, ऐसा हम बोलते हैं। अब जी M1 M2 अगर हमको निकालना है, जी M1 M2 का अगर हमको डायमेंशन निकालना है, विमा निकालनी है, तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आर जो है मीटर में इधर चला जाएगा और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि जी M1 M2 की विमा क्या होगी? मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी हाँ, पूरा का पूरा कैंसल हो जा रहा है और ये राशि विमाहीन हो रही है। तो ये वाक्य कैसा है? ये सत्य वाक्य। आ रही है बात समझ में कि कैसे हमने अलग अलग राशियों को, अलग अलग मात्रकों को यहां से निकाला और हमने इसमें पुट करके देखा, इसमें उसका मान रख कर देखा कि हाँ भाई सबका सब कुछ जो है कैंसल हो जा रहा है और आखिर में ये अनुपात जो है विमाहीन बन जा रहा है। तो हमारा उत्तर सत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश से दूरी r के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। किस रेखीय आवेश की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश से दूरी r के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। तो आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे कि एक रेखीय आवेश के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे जाकर हम जब रेखीय चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तब हम पता लगा लेंगे कि r का वर्ग है कि r है, व्युक्त क्रमानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, वो सारी चीजें हम पता लगा लेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल का आघूर्ण जो होता है वो माइनस पी कॉस थीटा के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। माइनस पी कॉस थीटा तो उसमें मौजूद स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका मान होता है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण माइनस पी कॉस थीटा के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। ये वाक्य कैसा है? असत्य वाक्य है। ठीक है, आई बात समझ में? यदि दो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर आवेश घनत्व समान किंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो चादर के बाहरी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर गॉस की प्रमेय का थोड़ा सा भी ज्ञान है आपको और आपको बोला गया है कि ये जो दो चादरें हैं उनके बीच में नहीं, उनके बाहरी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। आगे जाकर जब हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, हम इस तरह के केसेस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, उनके बाहर विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होगा, क्योंकि अंदर कुल चार्ज जो है वो शून्य के बराबर है। अंदर कुल चार्ज कैसे शून्य के बराबर है? क्योंकि दोनों समान आवेश घनत्व के हैं लेकिन उन पर विपरीत आवेश। कैसा आवेश है? विपरीत आवेश है। एक पर धनात्मक है तो दूसरे पर ऋणात्मक है, इसीलिए यहाँ पर ये वाक्य जो है सत्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्या सत्य असत्य के और प्रश्न हैं हमारे पास? नहीं। अब हमारे पास है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब अगर मुझे इसको 1 कूलम बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको हल कर लोगे तो उत्तर निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर जब आपने क्वांटाइजेशन के बारे में बताया था, क्वांटी करंट के बारे में बताया था चार्ज के, तो आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन तो भैया सवा पौना हो ही नहीं सकता। वो तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, उसको आधा नहीं कर सकते, उसका हिस्सा नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर 6.25 कैसे आया? अरे मेरे भाई, ये 6.25 जो है इसके आगे 18 10 की घात 18 मल्टीप्लाइड है, मतलब कि 6.25 का गुणा किससे हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 इससे गुणा हो रहा है। अब जब इसका गुणा हो भी जाएगा तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, लेकिन 625 के आगे ये लिखा होगा। इसके आगे लिखा होगा 625 के आगे इतने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 6.25 इलेक्ट्रॉन और 10 के घात 18, मैं तो बोल रहा हूं इतने सारे इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि ये संपूर्ण संख्या ही तो है, ये होल नंबर ही तो है, इसमें कहाँ फ्रैक्शन है? ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कोई 6.25 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, ये 6.25 का गुणा हो रहा है 10 की घात 18 से। तो ये 625 के बाद भी 16 हमारे पास जीरो है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे। आई बात समझ में? तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 6.25 इंटू 10 की घात 18। ठीक है, ये साइंटिफिक तरीका है इसको लिखने का, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास 6.25 इलेक्ट्रॉन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक आवेश निकाय में एक सिस्टम है चार्जेस का
जिसके अंदर क्या चीजें हैं, 1 कूलम चार्ज है प्लस 2 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है और -5 कूलम चार्ज है। तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा? जब हमने योज्यता पढ़ी थी आवेश की, जब हमने आवेश को जोड़ना सीखा था, तो हमने देखा कि इसे सामान्य बीजगणित से सॉल्व किया जा सकता है। इसको जोड़ने के लिए कोई नई तरह के गणित की जरूरत नहीं है। तो +1 +2 +3 -3 0 +4 4 -5 -1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाता है? -1 कूलम। आई बात समझ में? इस निकाय में जो कुल चार्ज है वो कितना होगा? -1 कूलम के बराबर होगा। तीसरा, निर्वात की विद्युतशीलता का मान एसआई मात्रक सहित लिखिए। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। उसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमने निर्वात की विद्युतशीलता का मान भी लिख दिया और उसका एसआई मात्रक भी लिख दिया, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। अभी अभी हमने सत्य असत्य में उसको गलत ठहराया था, क्योंकि वो तो भाई बोल रहा था कि वो टॉर्क का फॉर्मूला है। नहीं, -PE cos थीटा उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। इसका एक ऐसे विद्युत विद्रुव का जो कि ई विद्युत क्षेत्र में पड़ा हुआ है और उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। आई बात समझ में? कोण कितना बना रहा है? थीटा का कोण बना रहा है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? U बराबर -PE cos थीटा। याद रखना है, ये भी आपको बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब कि वो प्रश्न जो कि आपसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के रूप में पूछे जा सकते हैं और इनसे डायरेक्ट 2 3 4 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, मैंने अध्याय जब हमने शुरू करा था तब हमने आपको एक चार्ट बताया था। अब उसके अंदर अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, उसके बेसिस पर जो कुछ भी हमको लगता है कि हाँ पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। इनके सही आंसर लिखे हुए आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बिल्कुल उन्हीं आंसर्स को आप अगर एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपके लिए बहुत 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 ही अच्छा रहेगा। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर इस बार के टॉपर में अपनी फोटो देखना चाहते हो, इस बार के टॉपर के पोस्टर में अगर अपनी फोटो देखना चाहते हो, तो फिर इस एक एक पीडीएफ के एक एक पन्ने को छांटना मत भूलना। एक एक पीडीएफ को ऐसे याद कर लेना, ऐसे समझ लेना जैसे आपकी बिल्कुल कल ही एग्जाम। ठीक है, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स एकदम ऐसे क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आपकी फोटो जो है टॉपर्स के फोटो में आ पाएगी। तो चलो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 से। तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? विद्युत रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को छूती तक नहीं है? तो देखो, जब हम विद्युत रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि उस पर बनने वाली स्पर्श रेखा, उस पर बनने वाली जो स्पर्श रेखा है उससे हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है। किसका पता चलता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है। स्पर्श रेखा से दिशा का पता चलता है। तो अब अगर स्पर्श रेखा बनानी है और मान लो कि अगर दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को काटती होती, तो इस बिंदु पर, तो ये जो बिंदु है जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है, यहां पर अगर मैं स्पर्श रेखा बनाने जाऊंगा तो इस वाली विद्युत रेखा पर जब मैं स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। और वहीं पर जब मैं दूसरी वाली विद्युत रेखा पर स्पर्श रेखा बनाऊंगा इसी बिंदु पर, तो वो कैसी बनेगी? कुछ इस तरह से बनेगी।
अब एक ही बिंदु पर विद्युत धारा की कितनी दिशाएं आ रही है? दो दिशाएं आ रही है, एक दिशा ये वाली और एक दिशा ये वाली। अब किसी सदिश राशि में क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बिंदु पर उस सदिश राशि की दो दिशाएं हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और क्या ये बात गलत है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाने पर, किसी विद्युत रेखा पर जब हम स्पर्श रेखा बनाते हैं तो क्या उससे हमें उसकी दिशा का पता नहीं चलता? बिल्कुल चलता है। मतलब कि ऐसा होना संभव ही नहीं है, संभव नहीं। ठीक है, इस सीरीज का नाम संभव है लेकिन ऐसा होना संभव नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसी वजह से ऐसा होता है कि स्पर्श दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि उससे होगा ये कि जो बिंदु होगा जहां पर वो एक दूसरे को काट रही होंगी वहां पर विद्युत धारा की एक से ज्यादा दिशाएं आने की आशंका है, एक से ज्यादा दिशाएं हो जाएंगी और किसी भी सदिश राशि की एक से ज्यादा दिशाएं किसी भी बिंदु पर नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला गया है एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है हमें सबसे पहले। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें जब हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, जब हमने दो आवेशों के बीच के बल के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि बल का क्या सूत्र होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये हमने पढ़ा। अब अगर मुझे एक कूलाम चार्ज को परिभाषित करना है और मुझे उसको विद्युत आवेश और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए परिभाषित करना है तो मैं क्या लिखूंगा? एक कूलाम चार्ज वो चार्ज है, वो चार्ज है, वो आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूर रखे गए एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को या एकांक धनावेश पर कितना बल लगाता है? मान लो कि ये कूलम, एक कूलम चार्ज है, ये कितना है? एक कूलम चार्ज है और ये कितना है? 1, ये भी यूनिट चार्ज है ना? तो इस पर अगर ये 1 मीटर दूर रखा हुआ है, अगर मैं इसका मान 1 रख दूं, इसका मान 1 रख दूं, इसका मान 1 रख दूं, तो मुझे उस बल का मान कितना आ जाएगा? 1/4πε0 के मान के बराबर, जो कि क्या होता है? 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वो आवेश जो अपने से 1 मीटर दूर रखे गए एकांक धनावेश पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का बल लगाता है, उस चार्ज को एक कूलम चार्ज बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रही आपकी एक कूलम चार्ज की परिभाषा। ये भी आपको अच्छे शब्दों में लिखी हुई पीडीएफ में मिल जाएगी। यहाँ पर मेरा काम है आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना, आपको ये बताना कि हाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसका आंसर लिखने में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटीकरण से हम समझते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा, किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा जो कम से कम चार्ज, किसी भी वस्तु पर जो कम से कम चार्ज मतलब कि आवेश हो सकता है, वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश
के बराबर है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। दोनों का मान जो है वो 1.6 10 की घात -19 कूलम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर इसे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोला जाता है और प्रोटॉन पर इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोला जाता है। किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम चार्ज है, न्यूनतम आवेश है, वो इतना हो सकता है, इसलिए इसको आवेश की इकाई माना गया। ठीक है, इसको आवेश की न्यूनतम इकाई माना गया है कि इससे कम आवेश नहीं हो सकता। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। कूलम के नियम की दो सीमाएं लिखिए। कूलम के नियम की दो सीमाएं ये है कुछ इस प्रकार कि ये सिर्फ बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। किस तरह के आवेशों पर लागू होता है? बिंदु आवेशों पर लागू होता है। और दूसरा कि बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा या फिर 10 की घात -15 मीटर से कम होने पर यह लागू नहीं होता। आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों पर लगता है और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा या 10 की घात -15, इस वैल्यू को याद रखना, ये भूलना नहीं है। 10 की घात -15 मीटर से कम होने पर यह लागू नहीं होता। एक और सीमा है कूलम के नियम की कि ये सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेश पर ही लागू होता है। जैसे ही आवेश जो है वो गति में आते हैं, कूलम का नियम उस पर लागू नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है दो सीमाएं लिखने को, तो मैंने आपको दो बता दी और तीसरी मैंने आपको बोलकर बता दी, तो याद रखिएगा 3 सीमाएं हैं कूलम के नियम की कुल। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने वाली जो बात है, हमने देखा था कि आखिर क्या होता है विद्युत फ्लक्स। जब हम किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली सारी की सारी विद्युत रेखाओं की संख्या अगर हम निकालें तो वो किसके बराबर होगी? विद्युत फ्लक्स के बराबर होगी। ये सारी विद्युत रेखाएं जो है उस क्षेत्रफल के लंबवत होना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो विद्युत रेखाएं कुछ कोण बनाती है तो उन विद्युत रेखाओं का वो वाला हिस्सा लेंगे जो कि उस क्षेत्रफल से अभिलंबवत है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। जो दूसरा वाला हिस्सा होगा उस वेक्टर का, उसको वहां पर छोड़ देंगे। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो आपको भलीभांति पता है। इसकी एसआई यूनिट भी हमने निकाली थी, क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए, जब दो अंकीय प्रश्न आए और वो इस तरह से दो हिस्सों में आए तो आपको ध्यान रखना है कि हर हिस्से का एक नंबर है। अगर आप ऐसा ही मात्रक लिखना भूल जाएंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। अगर आप परिभाषा लिखना भूल जाएंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। हर प्रश्न में आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आखिर उस प्रश्न का कौन सा हिस्सा कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, अरिविहान ऐप पर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपलोड भी कर सकते हैं और ये चेक करवा सकते हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आप अगर अपना आंसर इस तरह से लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। आपको इस हिस्से का एक नंबर मिलेगा या नहीं, इस हिस्से का एक नंबर मिलेगा या नहीं। मिलेगा या नहीं से मेरा ये मतलब है कि हो सकता है आपने लिखा हो लेकिन गलत भी तो लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर अपने आंसर चेक करने हैं तो आप
अरिविहान ऐप पर उस आंसर के उस क्वेश्चन के नीचे अपने आंसर अपलोड करिए और देखिए कि आपको उस आंसर को बोर्ड एग्जाम में लिखने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं 4 अंकीय प्रश्नों की। चलिए तो पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, विद्युत विद्रूप से क्या तात्पर्य है। विद्युत विद्रूप के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये समझो कि 4 मार्क्स का प्रश्न है। अगर 4 अंकों का प्रश्न है तो उसका एक हिस्सा है जिसमें आपको विद्युत विद्रूप से क्या तात्पर्य है, मतलब कि आपको विद्युत विद्रूप को परिभाषित करना है और उसके बाद आप बचे हुए सेक्शन में आओगे जहां पर आपको उसका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किस बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित है उस पर उसका व्यंजक बताना है, यानी कि एक्सप्रेशन बताना है। आई बात समझ में। तो जब 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज करने से हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। भाई यहाँ पर 1 मार्क्स जो है वो इसका है और बचे हुए 3 मार्क्स जो है वो इस व्यंजक के हैं जो आपको उत्पन्न करना है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन हमें करना है ये महत्वपूर्ण है, ये 3 नंबर का है और ये जो परिभाषा लिखनी है द्विध्रुव की ये है 1 मार्क्स की। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं कि आखिर कैसे ये व्यंजक निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो एक द्विध्रुव बना लो। देखो हमको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो पता ही है कि दो बिंदु आवेश होते हैं जो कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, ये आपस में विजातीय होते हैं, ये एक दूसरे जैसे नहीं होते, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जो परिभाषा आपको द्विध्रुव की आती है वो आपको यहाँ लिखनी है। अभी जब हमने द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था तो हमने परिभाषा अच्छे से देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिखनी होगी। हम सीधे शुरुआत करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये द्विध्रुव बना लेते हैं। यहां पर रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज, यहां पर रख देते हैं माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की दूरी को दे देते हैं 2l नाम, है ना। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l के बराबर है और इसके अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। इसका अक्ष मतलब कि इधर कहीं कोई बिंदु स्थित है। मान लो कि इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है। ये दूरी क्या हो गई, l हो गई। ये दूरी क्या हो गई, l हो गई। इसका मध्य बिंदु है ये दूरी भी l हो गई, ये दूरी भी l हो गई। और ये जो बिंदु है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है ये इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये चित्र ऐसा ही बनाना बहुत 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 ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप कहीं भी नाम देने में या फिर 2l को l मानकर अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे तो फॉर्मूला वैसा निकल कर नहीं आएगा। ये जो व्यंजक हम निकालना चाहते हैं ये वैसा निकल कर नहीं आएगा और हो सकता है कि शायद आपके मार्क्स कट जाए। तो आप बिल्कुल चित्र को इसी तरह से बनाइएगा। आर जो आपने बिंदु लिया है उसकी जो दूरी है इसके मध्य बिंदु से लीजिएगा। इस पूरे की अल्प दूरी को 2l नाम दीजिएगा। q माइनस क्यू ये सारी जो इसकी लेबलिंग है ये बिल्कुल इसी तरह से करिएगा, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात। अब जब हम बात कर रहे हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की, तो मेरी बात मानो, मेरी बात समझो कि अगर इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इन दोनों के बीच में जो भी होगा या तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा या उन दोनों को घटाना पड़ेगा, ये हम समझेंगे कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उनका जो परिणाम होगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो प्लस क्यू बिंदु आवेश की वजह से, प्लस 2 बिंदु आवेश की वजह से इस बिंदु पर पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण क्या होगी, हमने भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो देख लिया है। किसी बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बटे इसकी दूरी क्या है, देखो ये पूरी दूरी है r, ये दूरी है l, तो ये दूरी क्या हो गई r माइनस l। क्या हो गई ये दूरी r माइनस l, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे r माइनस l का वर्ग।
आई बात समझ में? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर। हमने यहाँ पर पैरा विद्युतांक के नहीं लिया है, अगर आप चाहो तो पैरा विद्युतांक के भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये निर्वात की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है, इसलिए हमने पैरा विद्युतांक नहीं लिया है। ठीक है, अगर हम इसको निर्वात में बात करें इसकी, तो निर्वात में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल का वर्ग। ठीक है, ये क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लेते हैं, है ना? ये इक्वेशन नंबर 1 मान के हमने रख ली। अब जब हम माइनस क्यू की वजह से इस बिंदु पर निकालना चाहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या निकलेगी? वो भी सर ऐसे ही निकलेगी। माइनस क्यू की वजह से क्या निकल कर आएगी? इसको मैं यहां निकाल कर लिख दे रहा हूं। माइनस क्यू की वजह से आएगी E2 नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं E1। E2 क्या निकल के आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर इतना है, उसमें एल और जुड़ जाएगा, तो आर प्लस एल का वर्ग। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि आर प्लस एल कैसे आया, आर माइनस एल कैसे आया? यहां पर मैंने के लिखा है, अगर मैं निर्वात में बात करूंगा तो मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का वर्ग इस तरह से लिख दूंगा। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण। ठीक है ना, पहला दूसरा। अब बात कर लेते हैं इन विद्युत क्षेत्रों की दिशा की। ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसकी दिशा क्या होगी, और उसकी दिशा पर ही निर्भर करेगा कि आखिर परिणाम निकालने के लिए हमें उन दोनों को जोड़ना है या घटाना है, क्या करना है भाई। परिणामिक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे निकलेगी? तो देखो, ये प्लस क्यू है, मतलब कि इस प्लस क्यू की वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। मतलब कि प्लस क्यू की वजह से जो निकल के आ रही थी E1, उस E1 की दिशा हो गई ये बात समझ में आ रही है? E1 की दिशा ये क्यों हो गई? क्योंकि भाई जो हमारा धनात्मक आवेश होता है वो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं भेजता है, और जो हमारा ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणावेश होता है, वो क्या करता है? अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं लेता है। मतलब कि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका विद्युत क्षेत्र है, तो वो कुछ इस तरह से होगा, इसका विद्युत क्षेत्र है तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब जब हम इसका अंदर की ओर ले रहे हैं, इस वाले की जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरह से अंदर की ओर है, मतलब कि इस बिंदु पर जो वो होगा उस चार्ज की तरफ, मतलब कि E2 जो है वो इस तरफ होगी, E2 इस तरफ होगी, E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है। और अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने E1 का एरो बड़ा बनाया है, E2 का एरो छोटा बनाया है। उसके पीछे कारण है, देखो अब दोनों जो हमारे आवेश है उनका परिमाण तो सेम है, ये भी Q है और ये भी Q है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा धनावेश है ये इसके पास में है, और ये जो ऋणावेश है ये इससे दूर है। मतलब कि इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी, बजाय किसके? जो इस ऋणावेश की वजह से जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे। मतलब कि E1 जो है वो बड़ा है E2 से, और दोनों की दिशाएं भी विपरीत है, एक इस तरफ है तो दूसरी उस तरफ है। मतलब कि अगर हमें परिणामिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें इन दोनों को आपस में घटाना होगा। हम क्या करेंगे? हम E1 माइनस E2 करेंगे परिणामिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो अगर हम E1 माइनस E2 करना चाहते हैं, ये रही हमारी समीकरण नंबर 2, ये रही हमारी समीकरण 1, हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर देंगे और आखिरकार क्या लिखेंगे? देखो मैं लिखकर बताता हूं यहाँ पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल का वर्ग माइनस क्यू आर प्लस एल का वर्ग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, हम तो क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक जो द्विध्रुव होता है उसमें दोनों आवेशों का परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन वो अजातीय होते हैं, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक। तो एक और एक, यहां से हमने क्यू कॉमन ले लिया। इसलिए यहां तक की बात समझ में आई? हमने क्या करा है? E1 माइनस E2 करा है। जब हमने E1 माइनस E2 करा, क्योंकि E1 जो है वो बड़ा है E2 से, तो हमने E1 माइनस E2 कर दिया, जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया और हमने ये स्टेप लिख दी। आपको जो लिखित सॉल्यूशन मिलेगा
वो लिखित सॉल्यूशन में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हमने एक एक स्टेप करी है। यहाँ पर मुझे आपको बस कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हमें जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए मैंने एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। Q बटे 4πε0, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल होल स्क्वायर, और नीचे R माइनस एल स्क्वायर, R प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी जो समीकरण है मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, क्योंकि हम आगे के कैलकुलेशन पे पहुंच गए और हमें जगह की जरूरत है। चित्र को बने रहने दे रहा हूं, क्योंकि उससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहां से तो भाई गणित है ना, भौतिकी का जितने कंसेप्ट लगाने थे हमने लगा लिया। अब यहां से तो गणित है, गणित में हमें क्या करना है भाई, वर्ग को खोलते आता है, बिल्कुल आता है। ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, दोनों का वर्ग है मैंने मान लिया, लेकिन ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग और इस पूरे का वर्ग, क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, Q 4πε0। हम यहाँ पर पैराविद्युतांक के इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने ये मान लिया है कि यहाँ पर निर्वात में बात चल रही है। अगर आपसे बोला जाए कि किसी और माध्यम में हो रहा है जिसका पैराविद्युतांक k है, तो k को मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। r प्लस एल पूरे का वर्ग, r का वर्ग, l का वर्ग, 2rl माइनस r माइनस एल पूरे का वर्ग, r का वर्ग, l का वर्ग माइनस 2rl, और इस पूरे के नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r वर्ग माइनस एल वर्ग, इस पूरे का वर्ग। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर जो मैथमेटिक्स लगी है उसको ऐसे कोने में लिख देना कि r प्लस एल का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। भौतिकी का पेपर है, मान लो कि भौतिकी वाले अध्यापक को गणित नहीं आती, हमने कोने में लिख दी कि हमने क्या गणित यूज करी, ठीक है। हर समय आप कोई भी सूत्र, कोई भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, आपको उसे इस तरह से कोने में लिखना है कि भाई हमने यहां तक पहुंचने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस तरह से नीचे फॉर्मूले लिख दिए। अब देखो यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा कि ये जब माइनस अंदर जाएगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से। ये माइनस अंदर जाके इस 2rl को क्या बना देगा, माइनस 2rl को क्या बना देगा, प्लस 2rl, और 2rl और 2rl मिलके क्या हो जाएंगे, 4rl। आगे कैलकुलेशन के लिए मैं सोच रहा हूं चित्र मिटा देता हूं, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन के लिए हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो Q बटे 4πε0, तो ऐसा कैसा रहेगा, 2rl और 2rl मिलकर, क्योंकि ये माइनस अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएंगे 4rl। तो Q बाय 4πε0 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का वर्ग। अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो हमने आवेशों के बीच में जो दूरी ली थी 2l, हम जब विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दूरी जो है ये बहुत ही अल्प दूरी है, बहुत ही छोटी दूरी है। लेकिन जब हमने r डिस्टेंस ली तो वो तो कितनी भी दूर हो सकता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है l से, और अगर r बहुत बहुत बड़ा है l से, तो यहाँ पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते ऐसा, जहां पर भी गुणा हो रहा होता है एक बड़ी संख्या का एक छोटी संख्या से, वहां आप छोटी संख्या को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको अमान्य नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर हमें एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, वहां पर हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर छोटी संख्या घटाओ ना घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पर गुणा होता है वहां पे फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपने r बहुत बड़ा है l से आपने ये मान लिया, वहां पर आपको ऊपर वाला l तो रखना है लेकिन नीचे वाले को इग्नोर कर देना है, और ये हो जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं r की पावर 4। Q बटे 4πε0 4rl
4rl के नीचे r की घात 4, r की घात 4 से r कैंसल, r की घात 3 बचा। ठीक है, अब आप इस 4ql को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2ql और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। 2ql क्या होता है, 2ql क्या होता है, अरे भाई हमारा विद्युत विद्रुव का आघूर्ण होता है ना, तो विद्युत विद्रुव आघूर्ण को आप 2ql से सीधा क्या लिख सकते हो, p। तो आखिरकार हमारे पास जो व्यंजक बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3। ठीक है, याद है हमने एक प्रश्न छोड़ा था जिसमें हमसे पूछा गया था कि आघूर्ण पे अक्षीय स्थिति में किसके व्युक्त क्रमानुपाती होता है, r की घात 3 के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसका उत्तर भी आपको मिल गया और ये रहा वो व्यंजक जो हमसे निकालने को बोला गया था। आखिरकार एक आंसर के साथ आप इसका अंत कर सकते हो कि किसी विद्युत विद्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 3 या r क्यूब। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है हमसे दूसरा प्रश्न, हमसे पूछा गया है विद्युत विद्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, बल आघूर्ण किन स्थितियों में न्यूनतम एवं अधिकतम होगा ये भी बताइए। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं 4 नंबर के प्रश्न में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक चीज कर देने से आपको 4 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ विद्युत विद्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ये जो व्यंजक उत्पन्न करने वाला है ये बड़ी स्टेप है तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और बल आघूर्ण किन स्थितियों में न्यूनतम एवं अधिकतम होगा ये बताने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर के प्रश्न अक्सर इसी तरह से पूछे जाते हैं कि उसमें कुछ चीजें अलग अलग टुकड़ों में पूछी जाती हैं और हर टुकड़े का कुछ मार्क्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप विद्युत विद्रुव आघूर्ण सबसे पहले तो परिभाषित कर दीजिए। देखिए हमने जब विद्युत विद्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि वो किसी भी एक आवेश का जो परिमाण होता है उसका गुणनफल जब कर दिया जाता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी से तो हमें क्या मिलता है, विद्युत विद्रुव आघूर्ण मिलता है। तो आपको ये परिभाषा लिखकर आनी है। अच्छे शब्दों में ये जो भी परिभाषा है आपको लिखित पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन आपको ये परिभाषा लिखना अनिवार्य है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अगला, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो चलो सबसे पहले तो 4 नंबर के क्वेश्चनों में ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पे भी एक चित्र बनने की संभावना है वहां पर आपको चित्र बनाना ही है। ठीक है, कहीं पर भी आलस नहीं करेंगे कि चित्र बन सकता था लेकिन नहीं बनाकर आए, आप ही के लिए नुकसानदायक होगा वो। ठीक है, तो चित्र बना लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र हमने कुछ इस तरह से बना लिया, इसमें हमने एक विद्युत विद्रुव रखा। अब विद्युत विद्रुव रखना है तो हम ऐसे रखेंगे कि उसका अक्ष जो है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, ये विद्युत विद्रुव है जिसका अक्ष इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। यहां तक बात क्लियर है। इसके बीच की जो दूरी है इसको फिर से क्या नाम दे देंगे, 2l नाम दे देंगे। 2l 2a आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम दे रहे हैं उसे आखिर तक साथ में लेकर चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। ठीक है, 2l नाम दे दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू लिख दिया, थीटा कोण दे दिया, इस विद्युत क्षेत्र को हमने लिख दिया E के बराबर। ठीक है, अब हमें ये तो पता है। चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस पर ये जो बल आघूर्ण है ये लगेगा कैसे। तो F बराबर क्यू ई, इन दोनों आवेशों पर इस विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, F बराबर QE के बराबर होगा। इस Q पर जो धनावेश है हमारा उस पे जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा उस दिशा में, उस दिशा में। ये जो QE लग रहा होगा ये लगेगा इस दिशा में, लेकिन माइनस Q के ऊपर लगेगा विपरीत दिशा में। दोनों पर बल कितना लगेगा, QE के बराबर। बल कितना लगेगा, QE के बराबर। ठीक है, लेकिन कैसे लगेगा, विपरीत दिशाओं में लगेगा। QE लगेगा उस तरफ, माइनस QE लगेगा इस तरफ। आई बात समझ में? अब जब हम बोलते हैं कि एक बल उस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, तो ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, है ना। ये एक जोड़ी है बल की,
जो कि इसे घुमाने का काम करेगी, और घुमाने का काम करेगी तो आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, टॉर्क पैदा होगा यहाँ। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर हमें उस टॉर्क की, उस आघूर्ण की मात्रा का व्यंजक निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों बलों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी का गुणा जब हम इन दोनों में से किसी एक बल से कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बल आघूर्ण निकल के आएगा। भाई ये तो 11वीं का कंसेप्ट है कि दो बल जो कि किसी चीज को घुमाने का काम कर रहे हैं, जो कि उस पर टॉर्क पैदा कर रहे हैं, उन दोनों बलों के बीच की दूरी को किसी एक बल से गुणा कर दो, तब जाके आप निकाल पाओगे क्या, उस बल के कारण लगने वाला बल आघूर्ण। तो जब हमें बात करनी है इस बिंदु की, मान लो कि हमको इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। हमको इस दूरी से मतलब है, इस दूरी से मतलब है हम, ठीक है। अच्छा, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा, और ये दूरी क्या हो जाएगी, 2l cos थीटा। लेकिन हमें इस दूरी से कोई काम नहीं, हमें काम है इस दूरी से। अगर ये 2l cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा। क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कि आखिर बल आघूर्ण का जो व्यंजक है वो कैसे निकलेगा। टाउ बराबर इन दोनों में से कोई एक बल ले लो, QE के बराबर, और इसका गुणा किससे कर दोगे, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, QE तो हमने लिख दिया। लंबवत दूरी किसके बराबर है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर, जो हमने निकाला 2l sin थीटा के बराबर। अब आप देखो, थोड़ा सा हम फेरबदल करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिखेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ql e sin थीटा। 2ql को हम क्या लिख सकते हैं, 2ql को हम लिख सकते हैं p। अरे विद्युत विध्रुव आघूर्ण को 2ql ही तो लिखते हैं, गुणा चार्ज का गुणा कर दिया हमने किससे, उन दोनों के बीच की दूरी से, तो ये हो गया विद्युत विध्रुव आघूर्ण और e sin थीटा। और p e sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमारे पास बल आघूर्ण का आखिरकार फॉर्मूला क्या बन के आता है, व्यंजक क्या बन के आता है, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ये रहा बल आघूर्ण का व्यंजक जो कि विद्युत विध्रुव पर लग रहा है। आई बात समझ में? एक नंबर परिभाषा लिखने से मिल गया, एक नंबर इस व्यंजक को उत्पन्न करने से मिल गया। अब हमसे पूछा गया है कि कब ये बल न्यूनतम होगा और कब ये बल अधिकतम होगा, सॉरी बल आघूर्ण जो है कब न्यूनतम होगा और कब अधिकतम होगा। अब P क्रॉस E से तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन P डॉट E साइन थीटा से बता पाना बहुत आसान है। न्यूनतम कब होगा, जब इस साइन थीटा का मान जो है वो सबसे कम होगा, और अधिकतम कब होगा, जब इस साइन थीटा का मान जो है सबसे ज्यादा होगा। साइन थीटा का मान सबसे कम कब होता है, जब थीटा किसके बराबर है, शून्य के बराबर। मतलब कि जब ये द्विध्रुव जो है ये बिल्कुल इसकी जो अक्ष है ये इसके साथ कोई एंगल नहीं बना रही होगी, जीरो एंगल बना रही होगी, इसके अनुदिश होगी। इसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। जब विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र से अनुदिश हो जाएगी, तब उनके बीच का कोण जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, और जब वो कोण जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टॉर्क, ये बल आघूर्ण जो है ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कब होगा, जब ये जो हमारा विद्युत विध्रुव है ये 90 डिग्री का कोण बना लेगा, किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। जब इसकी अक्ष जो है 90 डिग्री का कोण बना लेगी तब ये अधिकतम होगा। तो न्यूनतम के लिए हम क्या लिखेंगे, न्यूनतम के लिए क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। अधिकतम के लिए क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। आई बात समझ में? आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट बनाकर लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है कि जब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी तब ये बल आघूर्ण जो है ये न्यूनतम होगा,
और जब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तब जो बलागुण होगा वो अधिकतम हो। आई बात समझ में? अब आपको मिले पूरे 1, 2 और 1 पूरे 4 नंबर अब मिले जब आपने ये सारी चीजें लिख दी। आई बात समझ में? चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है गॉस का प्रमेय लिखिए, गॉस के प्रमेय से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम उत्पन्न कीजिए। तो गॉस का प्रमेय सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। गॉस के प्रमेय को लिखने के 1 नंबर है यहाँ पर, और गॉस के प्रमेय से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम उत्पन्न करने के 3 नंबर है। टोटल प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को, हर प्रश्न को इस तरह से थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ, मैं अगर ये लिख दूंगा तो मुझे 1 नंबर तो पूरे पूरे मिल जाएंगे, और फिर मैं ये जो नियम का डेरिवेशन है ये करने जाऊंगा तो मुझे बचे हुए 3 नंबर मिल, ठीक है। हर तरह से हर प्रश्न को आप इस तरह से थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। तो गॉस का सबसे पहले जब प्रमेय लिखने की बात आती है तो गॉस की प्रमेय हमसे क्या कहती है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत रेखाएं, विद्युत रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होती है, ठीक है। इसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की कुल संख्या किसके बराबर होती है? उस पृष्ठ के अंदर जो स्थित आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन गुना 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा कि वो निर्वात की विद्युतशीलता की बात है, निर्वात की विद्युतशीलता की बात है। और आखिरकार आपको गॉस की प्रमेय का ऐसे गणितीय रूप में लिखना पड़ेगा कि फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds, इस तरह से लिखना पड़ेगा। और ये किसके बराबर होता है? q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आई बात समझ में? ठीक है। तो चलो, ये तो आपने लिख दिया गॉस का प्रमेय, और इसका अच्छी तरह से लिखा हुआ रूप भी आपको मिल जाएगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस दूसरे हिस्से की ओर। गॉस के प्रमेय से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम उत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले तो जहां पर एक चित्र बन सकता है वहां बनाने से कभी ना चूके, क्यू चार्ज बनाइए। क्यू चार्ज के आसपास एक गोलीय पृष्ठ बना लीजिए, एक गोलीय पृष्ठ बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? r के बराबर होगी। और इस पृष्ठ पर अगर मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल, अवयव क्षेत्रफल एक ले लूं, जिसको मैं नाम दे दूं ds, क्या नाम दे दूं? ds नाम दे दूं। एक अवयव क्षेत्रफल हमने ले लिया ds, और इस क्षेत्रफल को हमने एक सदिश के रूप में लिया है, और इसकी दिशा क्या है? त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स है। इस तरह से हमने ले लिया। तो अब इस बिंदु आवेश की वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो भी किस तरफ है? त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर है, क्योंकि ये धनावेश है, ऐसा मान लो, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया वेक्टर है ds, इसकी भी दिशा क्या है? त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर। आगे बात समझ में? तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। भाई, इसकी वजह से जो विद्युत रेखा है वो भी इस तरह से जा रही है बाहर की ओर, ठीक है। और ये सारे इस तरह के जितने भी आप अवयव क्षेत्रफल इस सतह पर ले लोगे वो सारे कैसे हैं? बाहर की ओर, ठीक है। ये गोल है, स्फीयर है, एक गेंद की तरह है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय के अनुसार इस बिंदु आवेश की वजह से इधर
इस बिंदु आवेश की वजह से इधर जो फ्लक्स होगा, इस बिंदु आवेश की वजह से उस पृष्ठ पर जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, फाई बराबर होगा, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, फाई बराबर होगा क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों, क्योंकि हमें एक पूरी सतह का समाकलन करना है, ठीक है, हमें पूरी सतह का समाकलन करना है, इसलिए हम इस पर ये इस तरह से गोला बना देते हैं। ये गोला बनाना आपको भूलना नहीं है। E डॉट ds इस तरह से आपने लिखा, ये तो गॉस की प्रमेय कहती है, ठीक है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अब हमने यहां पर ये गोला ही क्यों चुना, हमने यहां पर कोई सिलेंडर क्यों नहीं बनाया या कोई क्यूब क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे भाई जब भी आप कोई गॉसीय पृष्ठ इमेजिन कर रहे हो, आपको उन सारे बिंदुओं को इमेजिन करना है जहां पर उस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बराबर है। अब किसी बिंदु आवेश की वजह से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हर दिशा में बराबर होगी, अगर वो दूरी बराबर है तो। और इस तरह के सारे बिंदुओं को जब आप जोड़ोगे तो आपको एक स्फीयर मिलेगा, एक गोलाकार पृष्ठ मिलेगा। आई बात समझ में, इसीलिए हमने यहां पर इसको गोलाकार पृष्ठ लिखा है, बनाया है। आई बात समझ में। अब इन सारे बिंदुओं पर जिनसे ये मिलकर जिन ds अवयव क्षेत्रफलों से मिलकर ये जो बन रहा है हमारा स्फीयर, इन सारे बिंदुओं पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो समान है। तो हम क्या उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं तो ये क्या बनता है, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। भाई अभी तक तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। E डॉट ds इंटीग्रेशन से बाहर लेने से पहले, इंटीग्रेशन से बाहर लेने से पहले हम इस E डॉट ds को अगर खोल दें तो E ds cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा क्या है, 0 1 के बराबर है, क्योंकि थीटा क्या है, 0 के बराबर है। तो अब अगली स्टेप में हम E को बाहर ले लेंगे और क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे ds का, और cos थीटा तो हमारा 1 हो गया। अब जब आप एक गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हो और आप उसके पूरे क्षेत्रफल पर मौजूद सारे छोटे छोटे अवयवों को जोड़ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, उस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब इस इंटीग्रेशन का आखिरकार आंसर क्या निकल कर आने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का वर्ग। क्यों, क्योंकि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर वर्ग के बराबर। आई बात समझ में। तो यहां पर आखिर आपको क्या मिलने वाला है, E का गुणा 4 पाई आर के वर्ग से, क्योंकि जब आप इस तरह के छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ोगे और एक गोलीय पृष्ठ बन रहा है तो आखिरकार जो पूरा क्षेत्रफल है वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर ही तो है ना। तो ये E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर हमारा पहला समीकरण। आई बात समझ में। लेकिन गॉस की प्रमेय के हिसाब से ही फाई जो है वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर है। मतलब कि समाकलन 1 जो है और समाकलन 2 जो है ये आपस में बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। तो समाकलन 1 और समाकलन 2 को अगर आपस में बराबर कर दिया तो हम E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर को Q बाय एप्सिलॉन नॉट से बराबर कर सकते हैं। E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके हो गया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। E निकालना था हमें, E निकालने से क्या होगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये आपको मिल गई इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमसे निकालने को क्या बोला गया है, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब कूलम का व्युत्क्रम नियम जो है वो तो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल के लिए है ना, स्थिर विद्युत बल जो लगता है उसके लिए है। अब अगर हमें वो बल पता लगाना है तो हम F इक्वल्स टू QE का सहारा लेंगे। भाई बल की बात करनी है तो F इक्वल्स टू QE की बात करेंगे। तो मान लो कि इस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो तीव्रता है वो है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। लेकिन जब हम कोई चार्ज Q नॉट लेकर आते हैं इसके पास, जब कोई चार्ज Q नॉट लेकर आते हैं हम इसके पास, तो वो कितना बल लगाता है उस पर, F बराबर
क्यू नॉट इंटू ई के अनुसार अगर हम कोई क्यू नॉट चार्ज इस क्यू की इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो कितना बल लगाएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका गुणा किससे क्यू नॉट से। तो आप अगर देख पा रहे हो समझ पा रहे हो तो 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये क्या आ गया कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम आ गया। ये कूलम का व्युत्क्रम नियम ही तो है जिसमें दो बिंदु आवेशों के बीच का जो बल है वो Q1 Q2 बाय 4πε0 आर स्क्वायर होता है। भैया कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम ही तो है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की मदद से, गॉस की प्रमेय की मदद से हमने कुछ इस तरह से व्युत्क्रम वियम नियम जो है प्राप्त कर लिया। जहां डायग्राम बनाना जरूरी है वहां बनाना मत भूलिएगा, जिन फॉर्मूलाज को मेंशन करना जरूरी है उन फॉर्मूला को लिखे बिना आगे मत बढ़िएगा। इन छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे नंबर कट जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई मुझे 4 में से 2.5 नंबर क्यों मिले। ठीक है, जबकि मैंने तो पूरा लिखा था। चलिए अब बढ़ते हैं इस अध्याय के आखिरी प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गॉस का प्रमेय लिखिए, रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। चलिए ये भी देख लेते हैं। गॉस का प्रमेय लिखिए, रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो भाई गॉस का प्रमेय लिखने को हमसे कहा गया है और हमसे कहा गया है कि किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें जो व्यंजक है उसे उत्पन्न करना है, यानी कि डिराइव करना है। चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले तो जहां जहां पर मुमकिन है डायग्राम बनाना ही है, चित्र बनाए बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, एल लंबाई का हमने रेखीय आवेश ले लिया। देखो गॉस की प्रमेय लिखने का काम अब हम यहां नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में हर क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें गॉस की प्रमेय लिखने को बोला गया है तो आपको तीनों बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो मान लो कि एक रेखीय आवेश है जिसकी लंबाई है एल और इसकी प्रति एकांक लंबाई पर कितना चार्ज है, प्रति एकांक लंबाई पर कितना चार्ज है लैम्डा, मतलब कि Q/L बराबर क्या है लैम्डा। एक काफी महत्वपूर्ण समीकरण हमने यहां पर लिख लिया है। अब हम बात करेंगे गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए। गॉस की प्रमेय अगर हमें यहां पर लगानी है तो हम देखेंगे कि कैसे लगाई जा सकती है। इस पूरे पर चार्ज कितना है Q, मतलब कि अगर मैं इससे त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर कोई बिंदु ले लेता हूं R दूरी पर कोई बिंदु ले लेता हूं और उसे नाम देता हूं P। इस P जैसे R दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे जो कि इस रेखिक आवेश से दूर होंगे, R दूरी पर होंगे, उन सब पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बराबर होगी। और जब आप उन सारे बिंदुओं को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बेलन मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा जिसमें कि जितने भी बिंदु इसके वक्र पृष्ठ पर रहेंगे उन सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। इसके वक्र पृष्ठ पर जितने भी बिंदु है उन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है और सबकी दिशा क्या है, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर। ठीक है, त्रिज्यीय दिशा में सारे के सारे। ठीक है, तो हमने जोड़ लिया। अब इस सिलेंडर की लंबाई क्या है L। ठीक है, ये तो काफी लंबा तार है, हमने एक L लंबाई का सिलेंडर मान लिया। ठीक है, अब मेरे पास गॉसियन सरफेस मतलब कि गॉसीय पृष्ठ कितने हैं, गॉसीय पृष्ठ कितने हैं, एक तो ये हो गया जिसके अंदर हमारा चार्ज है, एक हो गया ये ऊपर का समतल पृष्ठ और नीचे का समतल पृष्ठ। तो हमारे पास टोटल कितने 3 पृष्ठ है ना, S1 S2 S3 ऐसे नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं S1, इसको नाम देते हैं S2 और इसको नाम देते हैं S3। ठीक है, हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर। है ना, अब जब हमें इस बात पर टिप्पणी करनी है कि आखिर इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से
कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो उस पर हम गॉस का नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो गॉस का नियम हमसे क्या कहता है? गॉस का नियम हमसे कहता है कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। अब यहां पर हमारे पास एक सतह तो है नहीं, एक पृष्ठ तो है नहीं, एक पृष्ठ ये भी है, एक पृष्ठ ये भी है। ये जो समतल पृष्ठ है, ये जो समतल पृष्ठ है, इसके कारण कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या फिर इसके अंदर जो चार्ज होगा उसके कारण कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका फ्लक्स हमें कुछ निकालना होगा, है ना। लेकिन अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के कारण तो वो शून्य होने वाला है। कैसे होने वाला है? देखो, ई डॉट ds लिख लिया हमने, लेकिन हमें तीनों पृष्ठ के हिसाब से लिखना है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तीनों पृष्ठ के लिए? E dot ds1 प्लस E dot ds2 प्लस E dot ds3। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा ds1 है, ये क्या है? ये अवयव क्षेत्रफल है इस वक्र क्षेत्र, अवयव क्षेत्रफल है इस वक्र पृष्ठ का। मतलब कि इसके जैसे कई सारे क्षेत्रफलों को मिलाकर ये बना है वक्र वाला हिस्सा। ठीक है, जब हम S2 की बात करते हैं और S2 में भी ds2 की बात करते हैं, S3 में जब हम ds3 की बात करते हैं, तो ये दोनों क्षेत्रफल अवयव किसके हैं? S2 के और S3 के। और इनकी दिशा क्या होगी? ये होगी। भाई दिशा तो हमेशा जो क्षेत्रफल का सदिश होता है उसकी बाहर की ओर होती है ना, उसके अभिलंबत होती है, तो ये ऊपर की ओर होगा और ये नीचे की ओर होगा। अब जब आप यहाँ पर E डॉट ds1 करोगे, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा भी इस तरफ है, और यहाँ पर जो ds1 की दिशा है वो भी इस तरफ है। मतलब इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? शून्य के बराबर। इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया? शून्य के बराबर। तो मतलब यहाँ पर मैं इसको E डॉट ds वेक्टर को लिख सकता हूं E ds cos 0। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ds2 और ds3 की, जब मैं ds2 और ds3 की बात कर रहा हूं, तो ds2 की जो दिशा है वो क्या है? ऊपर की ओर, है ना। और हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? सामने की ओर। इन दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब कि यहां पर जब मैं लिखूंगा क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds2 cos 90, और जब मैं इसके लिए लिखूंगा क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds3 cos 90, तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य के बराबर हो जाएगी। इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। क्यों? अरे भाई cos 90 है ना, cos 90 का मान तो शून्य होता है, हमको हमेशा से पता है। तो E डॉट ds cos 0 बचेगा, ये दोनों हो जाएंगे शून्य। तो E डॉट ds cos 0 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, समाकलित करेंगे, ये वाला रिलेशन जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, Q बटे L बराबर लैम्डा। ये हमारे काम आने वाला है। अभी के लिए इसको मिटाते हैं क्योंकि समाकलन पूरा करना है। फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल में E डॉट ds। अब ये वेक्टर भी हट गया और cos 0 की वैल्यू हमने 1 रख दी है। विद्युत क्षेत्र तो हर जगह बराबर है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। और अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ के अवयव को कुल समाकलित कर देता हूं, तो ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? जो एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है? 2 पाई RL के बराबर होता है। भाई ये तो हम 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी सिलेंडर के, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का कितना होता है एरिया? 2 पाई RL के बराबर होता है। ऊपर 2 पाई R, नीचे 2 पाई R, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई R L हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फ्लक्स बराबर किसके मिल गया हमको? E डॉट 2 पाई RL के बराबर मिल गया। ठीक है, लेकिन गॉस की प्रमेय तो ये भी कहती है कि Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। अब यहां पर जो Q है, ये Q क्या है? इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश मौजूद है, ये उसकी बात हो रही है। ये Q क्या है? इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उसकी बात हो रही है। पृष्ठ की लंबाई क्या है? L। प्रति एकांक लंबाई का आवेश कितना है? लैम्डा। मतलब कि L लंबाई में कितना आवेश होगा? लैम्डा इंटू L। तो हम Q को लैम्डा इंटू L लिख सकते हैं। Q को हम क्या लिख सकते हैं?
लैम्डा इंटू एल, मतलब हम अगर इस समीकरण में लैम्डा एल लिख देंगे और फिर इसको इससे बराबर रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां तक सबको क्लियर है। अब एल से एल हो जाएगा कैंसिल, ई बराबर क्या निकल के आएगा, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। क्या निकल कर आएगा, लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो ये किसके व्युक्त क्रमानुपाती है, आर के व्युक्त क्रमानुपाती है, मतलब कि जैसे जैसे हम सिलेंडर से दूरी बढ़ाते जाएंगे ये घटता जाएगा। ये चित्र, ये ग्राफ आपको बताते जाना है, ये बना के आना है, ये चित्र आपको बनाकर आना है और इस तरह से पूरा डेरिवेशन आपको करके आना है। इसके बीच में हमने जो जो चीजें लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने थीटा का प्रयोग किया, यहाँ पर हमने गॉस की प्रमेय को फिर से लिखा या फिर गॉस की प्रमेय का दूसरा हिस्सा लिखा, तो आपको ये सारी चीजें डेरिवेशन में जब आप कर रहे होगे एग्जाम में तो लिखकर आनी ही आनी है और आपको फाइनल उत्तर भी लिखकर आना है। ये क्या है, ये दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रिलेशनशिप। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसका जो व्यंजक है वो भी हमने उत्पन्न कर लिया, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके व्युक्त क्रमानुपाती होती है, आर के व्युक्त क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस मतलब कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस अध्याय को यहाँ पर करते हैं समाप्त। हमने आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न हल करवाए हैं ये आपकी परीक्षा में 85% से ऊपर अंक लाने में पूरी पूरी आपकी सहायता करेंगे। याद रखिएगा, अरिविहान है तो संभव है, संभव सीरीज में आगे और मुलाकात होगी, दूसरे चैप्टर्स भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, हर दिन संभव सीरीज के टाइम टेबल को फॉलो करना ना भूलें। जितने टास्क आपको दिए जा रहे हैं आपको उतने टास्क हर रोज अपने पूरे करना ही है। अगर आप पूरे करने में असक्षम हैं तो अगले दिन मेहनत करिए उसको पूरा करने में, लेकिन अगर आप हर दिन के अपने टास्क कर लेंगे तो मेरी बात ध्यान में रख लीजिए, 85% लाना आपके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।